Hello, welcome. Good evening to all. My name is Abhishek Kumar Baghel, and I have secured All India Rank 183 in the UPSC exam CAPF of 2023. Today I am going to share my journey from being an aspirant to the achiever in this auspicious exam of Central Armed Police Forces. And I will let you know all the details and the steps that I took during my journey, and you should keep in mind while preparing your exam. तो शुरू करते हैं आज का सेशन बाइलिंगुअल रहेगा. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक UPSC टाइम चैनल, यूट्यूब चैनल, to provide me this opportunity to share my experience on their channel. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस एग्ज़ाम की. दिस एग्ज़ाम that is UPSC CAPF which is being conducted by UPSC. तो पैटर्न से शुरुआत करते हैं. द पैटर्न गोज़ लाइक दिस. This exam is conducted in the 3 phases. So first phase is written, second is physical medical, and after that interview, and finally मेरिट आती है और सिलेक्टेड लोगों के नाम होते हैं. तो इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट फेज विच इज़ ऑफ रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम में देर आर टू पेपर्स, GS1 एंड GS2. GS पेपर 1 इज टोटली MCQ टाइप, एंड सेकेंड पेपर इज़ लाइक डेस्क्रिप्टिव, जो रिटन होता है विच इज़ प्योरली बेसिस ऑन द इंग्लिश एंड योर नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, जहाँ आपको ऐसे लिखने होते हैं, प्रेसी राइटिंग लिखना होता है, निबंध वगैरह लिखने होते हैं, ग्रामर होती है और पैसेज आते हैं उसमें. तो GS1 की बात करते हैं पहले. तो सबसे पहले GS1 की बात करते हैं GS1 की. तो GS1 में लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट आते हैं. तो सबसे पहले पॉलिटी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स. तो अगर पॉलिटी की बात की जाए तो पॉलिटी का अगर मैं सोर्स अगर बताऊँ मैं पॉलिटी का, तो वन एंड ओनली लक्ष्मीकांत. और लक्ष्मीकांत में आपको ध्यान रखना है कि सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं. लक्ष्मीकांत में लगभग 70 से 80 चैप्टर हैं, जिसमें से लगभग शुरुआत के 50 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और 50 में से भी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट दी chapters from 1 to 1, like if you talk about the chapter 1 to 10, that all chapters are important from 1 to 10. तो सारे चैप्टर्स पढ़िए. उसमें से आप एक सिटीजनशिप वाला चैप्टर है जिसको थोड़ा सा सिलेक्टिवली पढ़ सकते हैं. यू हैव टू बी वेरी चूजी इन दैट चैप्टर. तो उस चैप्टर में आप पढ़िए कि हाउ टू गेन सिटीजनशिप एंड हाउ टू रिनाउंस द सिटीजनशिप. आफ्टर दैट नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट चैप्टर. 1 से 20 तक सारे इम्पोर्टेंट, और 21 से 30 तक देखा जाए तो उसमें 24-25 चैप्टर है, उसको आप स्किप कर सकते हैं. और 27-28 आई थिंक उसको भी आप स्किप कर सकते हैं. बाकी सारे चैप्टर लगभग इम्पोर्टेंट हैं. 40 से 50 तक चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं. एंड सेकंड थिंग, इफ़ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री, हिस्ट्री से बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं पॉलिटी को. जैसे कि 27th चैप्टर है जुडिशल रिव्यू का इन द लक्ष्मीकांत ऑफ पॉलिटी. तो इन दैट चैप्टर व्हाट यू हैव टू स्टडी, आई विल टेल यू. आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है. लाइक दिस इज द चैप्टर. क्या दिख रहा है सभी को? आई थिंक ये उल्टा आ रहा होगा, बट कॉम्प्रीहेंड करिए. जैसे कि 27 चैप्टर है, जुडिशल रिव्यू है. तो इसमें सारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये मात्र पहला पेज है. उसमें मैंने जिस तरीके से टिक लगा रखे हैं, तो इस तरीके से आप इसको कवर करिए. और केवल पहला पेज इसका पढ़ने का है इसमें. तो माई मीन टू से इज कि आपको सारा नहीं पढ़ना है पॉलिटी में. यू हैव टू एनालाइज द PYQ फॉर दैट. PYQ एनालाइज करिए और उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि
कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक चैप्टर को लीजिए और वहाँ से सारे क्वेश्चन को PYQ से एनालाइज कीजिए कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर का अंडरलाइन कीजिए, उससे नोट्स बनाइए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जी, लक्ष्मीकांत हो गया। अब हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के लिए मैं कहूँगा NCERT वुड बी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री से NCERT से हिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आता है। तो फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर सिक्स क्लास हिस्ट्री, 7th क्लास हिस्ट्री, 8th क्लास हिस्ट्री, आफ्टर दैट all the 3 books of 12th class, theme first, theme second, theme third और स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम मैं कहूँगा कि आजकल जब से सिलेबस चेंज हुआ है, स्पेक्ट्रम को आपको काफ़ी वाइडली पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम में कुछ चैप्टर जैसे CSE की बात करें, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, तो उसमें काफ़ी ऊपर से चीज़ें आती हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में, लेकिन यहाँ काफ़ी डिटेल्ड आता है। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा मॉडर्न इंडिया को स्पेक्ट्रम से। बाकी 12th की तीनों हिस्ट्री तैयार कीजिए काफ़ी अच्छी से, उन्हें बिटवीन द लाइन्स पढ़िए। सेकेंड पार्ट को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आई वुड से कि अगर हो सकता है तो कंप्लीट दैट बुक ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट अदरवाइज first and third part of the 12th class history is very much important in the context of this exam. तो हिस्ट्री का हो चुका आई थिंक। ज्योग्राफी, तो इफ़ आई वुड टॉक अबाउट ज्योग्राफी, तो मेरा तो ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो काफ़ी कुछ मेरा वहीं से कवर हो गया है। बाकी अगर आप लोगों के लिए बताऊं, ये CAPF के लिए, तो 11th 12th क्लास की हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, सॉरी ज्योग्राफी की NCERT तैयार कीजिए, 4 किताब होंगी लगभग, और 4 किताबों को काफ़ी अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी का अच्छा खासा पोर्शन आता है और मोस्टली द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम 11th एंड 12th क्लास ज्योग्राफी NCERT। बिटवीन द लाइन्स पढ़िए, अच्छे से एनालाइज करिए, नोट्स बनाइए, PYQ देखिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अच्छा, ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी में वैरायटी ऑफ नोट्स हैं। लोग मुरनाल को प्रेफर करते हैं, बट मैं कहूँगा मुरनाल CSE के लिए ज़्यादा सही है। और अगर CAPF की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जुल्फ़िकार सर के नोट्स हैं, जुल्फ़िकार सर हैं, उनके नोट्स हैं, वो आपको गूगल पर मिल जाएंगे, क्योंकि जुल्फ़िकार सर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली ही गॉट पास्ड ड्यूरिंग द कोविड। तो उनके नोट्स आपको यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द गूगल, उनको प्रिंट कराइए और वहाँ से आप सारे जो भी इकोनॉमी की चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से कवर कर लेंगे इकोनॉमी के। एंड अदरवाइज थोड़ा सा करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए इकोनॉमी के। इकोनॉमी विल गेट completed within these notes। साइंस का मेजर चंक है, मेजर पोर्शन आता है, 27 to 28 क्वेश्चन आते हैं, तो दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ इम्पोर्टेंट साइंस इज़ फॉर दिस एग्जाम। तो साइंस के लिए 9th 10th की NCERT इज़ इनफ, लेकिन 9th 10th की NCERT करते वक्त ध्यान रखिए कि एक भी टॉपिक आपका छूट ना जाए। मैं दोबारा से कहता हूँ कि NCERT करते वक्त आपका एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। लगभग 10 से 15 चैप्टर दोनों किताबों में होंगे, बुक्स में होंगे, 9th की और 10th की दोनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिलाकर सारे चैप्टर्स थॉरोली तैयार कीजिए। 27 क्वेश्चन करीब आएंगे, और अगर उनमें से आप एक या दो क्वेश्चन तक अफोर्ड कर सकते हैं गलत करना, इनसे ज़्यादा अगर आपके गलत हो पा रहे हैं, हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए यू आर आउट ऑफ द रेस, बिकॉज साइंस क्वेश्चन जो होते हैं दे आर लाइक मीन टू डू, वो करने ही करने हैं, सब करके आते हैं, आप करके नहीं आएंगे तो यू आर आउट ऑफ द रेस।
उन्हें तैयार कीजिए अच्छे से। 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़िए, बिटवीन द लाइन्स पढ़िए, एक भी लाइन उनकी छूट ना जाए, क्योंकि एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी किताबें हैं और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस हो गया और हिस्ट्री भी हो गया, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए लोग ओनली आईएएस के नोट्स पढ़ते हैं, उनके बुकलेट आती हैं और मंथली वीकली भी आती हैं, लेकिन मैंने जो नोट्स मेरा जो सोर्स था वो थे कुमार गौरव करके एक टीचर हैं जो कि आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे, उत्कर्ष क्लासेस वाले हैं। उनके मंथली वीडियो देख लीजिए, दैट विल बी इनफ फॉर यू। मैंने वहीं से किए थे, पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स कर लीजिए वहाँ से, दैट विल बी इनफ फॉर द एग्ज़ाम। और वहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। लगभग 17 क्वेश्चन आए थे 2022 में, तो मेरे 16 क्वेश्चन लगभग सही थे और जो कि वहीं से डायरेक्टली आए थे। बाकी एक क्वेश्चन वो भी वहीं से आया था, लेकिन मैं अपनी गलती से उन्हें गलत कराया था। तो आई वुड प्रेफर कुमार गौरव सर वीडियो फॉर यू। करंट अफेयर्स आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। देन पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड तो मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सब लोग द हिंदू की सलाह देते हैं, आई वुड नॉट एडवाइस यू टू रीड द हिंदू। आपको जो बेटर लगे वो पढ़िए, चाहे फिर इंडियन एक्सप्रेस हो या द हिंदू हो। अगर आपकी लैंग्वेज पर कमांड अच्छी नहीं है इंग्लिश पर, तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए। बाकी अगर आप अच्छे से इंग्लिश को पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो द हिंदू पर जाइए और उसे अच्छे से रीड करिए और पिछले लगभग 6 से 7 महीने के न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करिए। उसके बाद यू विल गेट योर कमांड ऑन द इंग्लिश, लाइक यू विल बी एबल टू राइट एटलीस्ट, आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से, आपकी कमांड हो जाएगी इंग्लिश पे और आपकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एक टॉपिक पर। उसके अलावा आप विजन की मैगजीन को प्रेफर कर सकते हैं। विजन की मैगजीन अगर टाइम मिले तो उन्हें पढ़ सकते हैं। पहले 6 महीने की मैगजीन पढ़िए, जिनसे कि 6 महीने की मैगजीन पढ़िए विजन की, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक को समझने में आसानी होगी और पेपर के एंड तक आते आते आप स्टडी फंडा या कोई भी कोचिंग के मटेरियल आते हैं, नोट्स आते हैं, वहाँ से कोई एक पैकेज ले लीजिए और वहाँ से टॉपिक वाइज टॉपिक जो भी करंट के टॉपिक रहे हैं उन टॉपिक से नोट्स तैयार कीजिए, चाहे वो फिर वो रिपोर्ट राइटिंग की हों या ऐसे राइटिंग की हों। करंट ओरिएंटेड आते हैं, स्टैटिक भी पोर्शन आता है उनका, तो उनको प्रॉपर्ली तैयार कीजिए। एक एक नोट्स को लिख के देखिए, उनके नोट्स बनाइए और लगभग एग्ज़ाम से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, और मैं कहूँगा 1 महीने पहले, आपको पेपर सेकंड को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स आप पहले PYQ एनालाइज करें, PYQ देखें, पिछले 4 से 5 सालों के PYQ लगाएं। एक बुक लेके आएँ, कोई भी बुक आती है मार्केट में, बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, तो वहाँ से बुक देखें, PYQ लगाएं, टॉपिक्स देखें वहाँ से कौन से टॉपिक्स रिलेवेंट हैं, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। जो आ रहे हैं उन पे अच्छे से नोट्स बनाएं और इस पर्सपेक्टिव से बनाएं कि क्वेश्चन कौन से बने थे इनसे, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं क्वेश्चंस के हिसाब से, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। हर चीज़ पर नोट्स बनाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। बीटिंग अराउंड तक उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वैल्यू एडिशन देखिए, आप कोई भी किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है कि आप पहले स्टैटिक को पढ़िए और वहाँ से फिर उसी से रिलेवेंट करंट को कवर कीजिए। जैसे कोई टॉपिक आता है आजकल, जैसे कोई अगर करंट का टॉपिक चल रहा हो, किसी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया हो इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर LGBTQ राइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो, जजमेंट आया हो सुप्रीम कोर्ट का, तो करंट वहाँ से तैयार हो रही है आपकी और न्यूज़पेपर में आई, उससे संबंधित जो भी स्टैटिक पोर्शन है आप उसे तैयार कीजिए। करंट देखिए
स्टैटिक तैयार कीजिए। और स्टैटिक तैयार कर रहे हैं तो स्टैटिक में जो आया है उसे पहले पूरा कवर करें, उसके अकॉर्डिंग जो करंट आई है उसको उसमें उसके साइड में नोट्स बनाते वक्त साइड में एक छोटा सा कॉलम खाली छोड़ दें, एक मार्जिन बनाएं और उसके साइड में उसे ऐड करते चलें कि हाउ दिस टॉपिक इज रिलेवेंट टू दिस स्टैटिक पोर्सन, करेंट का जो भी पोर्सन है। पेपर सेकंड आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और यू हैव टू बी योर इंग्लिश इज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर द पेपर 2 एग्जाम, मीन्स योर ग्रामर, बिकॉज द चंक ऑफ ग्रामर इज़ वेरी मच इन दिस सेकंड पेपर। अराउंड 25 नंबर की ग्रामर आती है, तो यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द ग्रामर। और लैंग्वेज पर कमांड होना ज़रूरी है क्योंकि 25 नंबर के ही पैसेज आते हैं। तो इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू कॉम्प्रीहेंड द इंग्लिश, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू राइट द सेकेंड पेपर ऑफ CAPF। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है आपकी। अच्छा, देन आपके एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है और लगभग 2 से 3 महीने बाद, जैसे कि मेरा 4 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, और नवंबर में जाकर मेरी फिजिकल की कॉल आ गई थी। तो फॉर द फिजिकल इफ़ यू गेट सिलेक्टेड इन द रिटन एग्ज़ाम, रिटन आप पास कर चुके हैं, तो UPSC के साइट से जाइए और वहाँ से आई थिंक ITBP की साइट पर मिलेगा, क्योंकि ITBP इज़ द कंडक्टिंग अथॉरिटी फॉर द फिजिकल। तो वहाँ की साइट से जाकर आप फिजिकल के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, डाउनलोड दैट पेपर। वहाँ आपको ऑल द डिटेल्स विल आर मेंशन्ड देयर, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या आपको चाहिए। लाइक फॉर द मेल कैंडिडेट यू हैव टू कंप्लीट 800 मीटर रनिंग अंडर 3 मिनट 40 सेकेंड, आई थिंक, if I am not correct, 3 minute 30 second or 3 minute 40 second. And for the 100 meter you have to cover 100 meter in 14 second or 15 second for the male candidate. So you can get that idea from that paper. According to that, prepare yourself. आप 2 महीने 3 महीने से पहले प्रिपरेशन करना तैयार कीजिए और अच्छी तरह से रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। रनिंग से आपको ये फ़ायदा होगा कि BMI इंडेक्स आपका कम होगा। इफ़ यू हैव ओबेसिटी, आपका वेट ओवर है, तो क्योंकि मेडिकल में दिक्कत आती है 25 अगर आपका BMI नहीं है, यू हैव टू हैव बिलो 25 BMI टू गेट पास इन द मेडिकल एग्जामिनेशन। मेरा ओवरवेट था और मैंने 16 किलो वेट को कम किया था लास्ट के 1 महीने में, और लास्ट के 2 दिन में मैंने 3 किलो करीब वजन कम किया था। कुछ खाया नहीं था, केवल पानी से रहा था मैं। तो आपके साथ ये दिक्कत ना हो तो पहले से ये ध्यान में रखिए, जिससे आपको ये लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मैं एस्पिरेंट शुरुआत से CSE का रहा हूँ, मेरा प्लान भी CAPF था। इट कैन बी योर प्लान A ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड जॉब, क्लास 1 ऑफिसर, एंड यू विल गेट पोस्टेड एज एन असिस्टेंट कमांडर in the all India forces like BSF, ITBP, CRPF, CISF, which is very prestigious job, and class 1 grade 1 officer। और मैं फिजिकल की बात कर रहा था, तो फिजिकल में मैंने स्टैंडर्ड्स को नहीं देखा था। मेरी ओबेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मैं ओवरवेट था। तो लास्ट के 1 महीने मैंने तैयारी करना स्टार्ट की थी, एंड आई फाउंड दैट आई एम ओवरवेट बाई 16 kg। तो मैंने वो 1 महीने के अंदर 16 किलो वजन कम किया था। एनी हाउ, किस तरीके से भी रनिंग की थी, खाना पीना छोड़ दिया था। तो दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी एट दैट टाइम, बट आई वाज वेरी डिटरमाइंड टू डू दैट। सो समहाउ आई मैनेज्ड टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो उसे आप पहले ही कम कर लीजिए। और जो भी कैंडिडेट 2024 का फिजिकल या मेडिकल फिजिकल देख रहे हैं, तो आपको यू हैव टू चेक कि आपको ओवरवेट नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपका डेफ की बात करें। डेफ इज़ लाइक योर आइडेंटिटी कार्ड फॉर द इंटरव्यू। डेफ आपका जैसा होगा, आपका जैसा वैसा ही इंप्रेशन इंटरव्यू बोर्ड के सामने बनेगा। NDA और CDS के एग्ज़ाम देते वक्त, मैंने CDS के एग्ज़ाम दिए थे। CDS के एग्ज़ाम में देते वक्त हमारे मेंटोर या हमारे कोचेस ये कहते थे कि आपका डेफ जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा,
आपका इंप्रेशन इतना अच्छा होगा। तो वहाँ भी सेम स्टोरी इज़ हेयर ऑल्सो। डेफ को आप ध्यान से पढ़ें। और डेफ में सबसे मेन चीज़ आती है आपकी हॉबीज़। तो हॉबीज़ आप देख, लोगों को एक ऑब्सेशन है कि हॉबी में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, मतलब हमारी हॉबी है भी नहीं है वो भी बढ़े। हम चाहते हैं वो कॉलम खाली ना छूटे और वो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे से डेकोरेटेड हो। तो ऐसा कोई कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसे डेकोरेटेड ना करें। आपकी जो हॉबी हो, जो आप करते हो, जिस जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, आप उसी चीज़ को वहाँ मेंशन करें, जिससे आपको उसे प्रिपेयर करने में आसानी हो और इंटरव्यू के टाइम पर आप जो भी उससे सवाल उठते हैं, पुट अप होते हैं, उन्हें आसानी से दे पाएँ। मेरे केस में मेरी हॉबी थी प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग साउथ इंडियन मूवीज़। तो मैं देखता हूँ साउथ इंडियन मूवीज़, क्रिकेट खेलता हूँ, लगभग डेली ही खेलता हूँ। तो इट वॉज माई वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो आई कुड टैकल ऑल द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम मी ड्यूरिंग माई इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू के फेज़ में अगर मैं बात करूँ तो इंटरव्यू के फेज़ में मैंने एक गलती की थी जो आप नहीं करना। इंटरव्यू की जैसी कॉल आती है या आप फिजिकल पास कर लेते हैं और इंटरव्यू के आपको मालूम पड़ जाता है इंटरव्यू की कॉल आएगी फिर तो फिजिकल पास करने के बाद ही आप प्रॉपर एक गाइडेंस लीजिए या इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और वन थिंग इज इम्पोर्टेंट हियर, आई वुड लाइक टू टेल यू कि यूपीएससी इज़ नॉट अ ईजी एग्ज़ाम। ये बिल्कुल भी ईजी एग्ज़ाम नहीं है, इसे ईजी हल्के में बिल्कुल ना लें। और यूपीएससी छोड़िए, यूपीएससी का कोई भी एक भी एग्ज़ाम की कोई एक स्टेज, जैसे सीएपीएफ की तीनों स्टेज हैं, आप किसी भी स्टेज को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं, चाहे रिटेन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे इंटरव्यू हो। आप कहें कि मेरा तो रिटेन अच्छा हो गया है तो इंटरव्यू मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स in interview also. If you have to secure good ranks, even if you have to secure rank, and you have to pass the exam, correct the exam. तो इंटरव्यू की आप शुरुआत से ही लगभग 3 से 4 महीने पहले, फिजिकल के बाद 4 महीने का टाइम मिलता है, वहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इंटरव्यू के लिए आप अपना डेफ देखिए, डेफ आपको प्रोवाइड होता है, उसकी कॉपी कराइए, उसके अकॉर्डिंग डेफ के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और अपने डिस्ट्रिक्ट पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट हाथरस था, तो हाथरस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर सारी चीज़ें रिसर्च करके जाइए। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और यू हैव टू, इंटरव्यू के लिए आपको लैंग्वेज पर कमांड होना काफ़ी ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट हैव कमांड ऑन योर लैंग्वेज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रैक द इंटरव्यू। अब मैं अपनी जर्नी के शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मैंने 2021 में ग्रेजुएशन पास किया था क्रोडीमल कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी। एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड जेआरएफ इन ज्योग्राफी इन December 2023। तो वहाँ से मैंने क्रोडीमल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद 2022 से मैंने 2021 के जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एंड 2022 में मैं सीएससी के एग्ज़ाम में बैठा था। आई वॉज एबल टू पास GS पेपर 1 इन द CSE prelims, but somehow I was not able to pass CSET। तो कॉन्फिडेंस था कि GS अच्छी है, CAPF दिया, पहली बार में नहीं निकला। इट वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट इन 2023। और साइमल्टेनियसली आई वॉज ऑल्सो गिविंग CDS। CAPF का मेरा ऐसा कोई प्लान था नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि CAPF इज ऑल्सो देयर। तो CAPF को मैं लाइटली ले गया पहली बार में। मेरे को था कि मैं CSE के UPSC के एग्ज़ाम GS 1 को क्वालिफाई कर चुका हूँ तो इसको भी कर जाऊँगा, बट इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर मी, तो मैं उसको पास नहीं कर पाया। देन फिर मेहनत की काफ़ी और अच्छे से मेहनत की। एंड आई सिक्योर्ड अराउंड 152 मार्क्स इन पेपर 1 in 2023 एंड अराउंड 80 मार्क्स इन पेपर 2। पेपर 2 में मेरा इसको ज़्यादा अच्छा रहा नहीं क्योंकि मैं इतना फोकस कर नहीं पाया।
और लास्ट के मैं अगर बताऊँ, मैं CSE की प्रिपरेशन कर रहा था, तो लास्ट के 15 या 20 दिन मैं प्रॉपरली इसको CAPF को दे पाया था। उतने में मैं इतना ही कर पाया और 80 मार्क्स मेरे पेपर 2 में आए। तो फिर फिज़िकल मेडिकल पास करने के बाद मेरे इंटरव्यू में काफ़ी मेहनत की। फिर मुझे डेफ के टाइम पर मुझे इतना नहीं पता था कि CRPF या ITBP में क्या डिफरेंस होता है। इतना पता था कि BSF थोड़ी टफ जॉब है और CISF ईजी है रिलेटिवली। तो डेफ में मैंने प्रेफरेंस में CISF को इसीलिए फर्स्ट पर डाला, क्योंकि आई थॉट कि ये ईजी है। तो आप ये गलती ना करें, आप किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लें। मैंने जानकारी नहीं ली, बिकॉज आई टुक इट वेरी लाइटली एंड इट ऑल्सो कॉस्ट मी। आई लेटर रियलाइज, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़े। आपके साथ ये दिक्कत ना हो तो आप पहले से ही अवेयर रहें। अगर PYQ की बात करें तो CSE के पेपर में जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है IAS का, वहाँ PYQ की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है रिलेटिवली। यहाँ PYQ की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है। यहाँ PYQ को आप केवल इस तरीके से देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है, बिकॉज नाउ द पैटर्न ऑफ द पेपर इज ऑल्सो चेंजिंग। अब पेपर पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा लेंथी आ रहा है और स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है। तो ये 24 का पेपर काफ़ी आई थिंक हार्ड आया है। लोग, मैंने देखा नहीं है बट सुना है, और मेरिट भी अराउंड 105 के आसपास ही बताए हैं। आई गेस के पेपर काफ़ी चेंज हो चुका है पैटर्न। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर को पढ़िए। PYQ आप देखें, केवल इस तरीके से देखें कि एग्ज़ाम आ कहाँ से रहा। बाकी यहाँ इतने क्वेश्चन यहाँ इतने रिपीट नहीं होते, क्वेश्चन इतने यहाँ रिपीट नहीं हो पाते हैं। आप केवल PYQ को देखें एग्ज़ाम क्वेश्चन का पैटर्न जांचने के लिए। इंटरव्यू बोर्ड में मेरा संजय वर्मा सर का बोर्ड था। काफ़ी कॉर्डियल बोर्ड था, काफ़ी हेल्प की उन्होंने मेरी। कुछ क्वेश्चन मेरे पे नहीं आ रहे थे तो उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएट किए। और मीडियम की आप दिक्कत ना लें इंटरव्यू में। इट कैन बी बाईलिंगुअल, आप चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इन माई केस आई गिव इंटरव्यू इन बोथ द लैंग्वेज, इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। जैसे अभी दे रहा हूँ वैसे ही दिया। तो माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं जैसे कि स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, उनको करंट के बेसिस पर देखा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाथरस, जैसे आई बिलोंग टू हाथरस डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पता होगा 3 साल पहले यहाँ एक केस हुआ था, नोटोरियस केस था, रेप केस था। तो उसके बारे में पूछा गया, ऑब्वियस सी बात है वहाँ से पूछा जाएगा। तो उसका प्रेजेंट स्टेटस पूछा कि जो रेप केस हुआ था उसका अभी क्या हो रहा है, अभी उनके अक्यूज्ड को या फिर अभी उनके कन्विक्टेड जो अक्यूज्ड हैं उनका क्या हुआ। तो वो मैंने बताया। फिर उन्होंने उससे रिलेटेड पूछा कि इंडिया में वुमेन सेफ्टी के लिए कौन से लॉज हैं। पैटर्न देखिए, पहले उन्होंने मेरे से संबंधित वो सवाल पूछा मेरे डिस्ट्रिक्ट से, फिर उन्होंने करंट से रिलेटेड पूछा। मतलब एक ओवरऑल क्वेश्चन, जनरलाइज्ड क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में इन जनरल वीमेन सेफ्टी के लिए कौन से बिल हैं, लॉज हैं, कौन से सारे लॉज। और सेकंड हाथरस का ही था रिलेटेड। जैसे कि कुछ दिन पहले एक केस हुआ था कि हाथरस से एक बस गई थी वैष्णो देवी यात्रा करने, तो वो बस खाई में जा गिरी एंड अनफॉर्चुनेटली 27 पीपल गॉट डायड इन दैट एक्सीडेंट। तो उन्होंने पूछा कि ये केस क्या है, ये इंसिडेंट क्या है। तो वो मैंने बताया, दैट्स हाउ दे चेक योर करंट अफेयर्स एंड देन दे आस्क कि इंडिया में व्हीकल टू पर्सन रेशियो काफ़ी कम है, बट इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया में रोड एक्सीडेंट की रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आपको इस तरीके से तैयार करना है, आपके यहाँ जो भी करंट हुआ हो और उसका जनरलाइज क्वेश्चन, उस तरीके से आपको इंटरव्यू तैयार करना है। ठीक है, बुक लिस्ट हो गई और पेपर की प्रिपरेशन हो गई, इंटरव्यू हो गया, फिजिकल हो गया। और मैं क्रेडिट तो ऑब्वियस ही बात है, माता पिता आपके
ड्रीम देखते हैं और आप उन्हें ड्रीम को पूरा करते हैं, उन्हें रियलाइज़ कराते हैं। तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू गिव क्रेडिट टू माई पेरेंट्स एंड माई मामा, मीन्स माई मैटरनल अंकल, हु वॉज ऑलवेज विद मी एट इन माई क्रिटिकल टाइम। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो आपको सलाह दूंगा कि आपके साथ अगर ऐसा कोई हो जो आपको मदद कर रहा हो, जो आपके साथ हेल्पफुल रहा हो, तो आप उसे संभाल कर रखें। बिकॉज इन दिस एग्ज़ाम जब तक आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं होगा, आपका किसी का साथ नहीं होगा, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर जैसे कि अगर आपके पापा तो अगर आपके सिर पर हाथ रख के कह दें कि बेटा आप जाओ तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिलेक्शन हो या ना हो आप टेंशन ना लेना, मैं देख लूँगा। तो फिर एट दैट स्पॉट आपको लगता है, फिर आपको एग्ज़ाम का मतलब कुछ रह नहीं जाता। फिर आप तैयारी करते हैं, क्यों घर से प्रेशर होता नहीं है, सपोर्ट पूरा होता है। तो इनसे और ये करें कि आपके साथ कोई ऐसी पावर हो जो जिसका आपके सिर पर हाथ हो, चाहे आपके पापा हों या कोई रिलेटिव। नहीं है तो बनाइए, हैं तो उन्हें संभाल के रखिए, क्योंकि यूपीएससी एक लॉन्ग जर्नी है, इट इज़ नॉट अ ओवरनाइट स्टोरी। तो आपको सफलता पाने के लिए अपने साथ कोई ना कोई ऐसे रखना पड़ेगा। मैं अगर CAPF की जर्नी की बात करूं तो CAPF मैं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं CSE की प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे बताया CAPF के बारे में। तो पहली बार मैंने इसे लाइटली लिया, मैं इसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ नहीं पाया, तो पहला अटैम्प्ट मेरा अच्छे से निकला नहीं। सेकंड अटैम्प्ट में मुझे मालूम पड़ा कि ये एग्ज़ाम इतना भी ईजी नहीं है, इट इज़ वेरी टफ। तो आई प्रिपेयर्ड ए लॉट फॉर दिस एग्ज़ाम एंड अच्छे से मेहनत की, और 2023 में मैं सिलेक्ट हुआ, 183 रैंक हो गया। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप सिलेबस पहले देखिए, सिलेबस को डाउनलोड करिए और वहाँ से टॉपिक वाइज, अगर मैं GS के पेपर की बात करूँ तो GS का पेपर काफ़ी वाइड है। सिलेबस इज़ नॉट वेरी लाइक कि ऐसा नहीं है कि सिलेबस में दे रखा है तो यही पढ़ना है। सिलेबस में मोटा मोटे टॉपिक दे रखे होते हैं और वहाँ से आपको उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आ रही हैं, टॉपिक दिया है जुडिशरी सिलेबस में, इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आएंगे, केवल यही आएंगे। हो सकता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ जाए, हो सकता है जुडिशल एक्टिविज्म आ जाए, जुडिशल रिव्यू आ जाए। तो ये चीज़ें इस तरीके से पढ़नी है। इसके लिए यू हैव टू बी एनालाइज द PYQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट वे। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट एनालिसिस करने के लिए PYQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आप द हिंदू पढ़ें, और इंग्लिश अच्छी नहीं है आपकी तो यू कैन प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस ऑल्सो। अच्छा, कोचिंग, आई थिंक कोचिंग इज़ not very important for this exam because you do not have to write mains exam in this like you आपको सिविल सर्विसेज में 9 पेपर 7 मीन्स 9 पेपर करीब लिखने होते हैं। तो वहाँ कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन दिस केस कोचिंग इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ स्टडी करें, और आप चाहें तो ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं। इन माई केस आई टुक कोचिंग फ्रॉम विजन IAS ऑनलाइन platform because I was preparing for the CSE, so it was very important for me. If you want to prepare for the CAPF solely, तो आप किसी भी कोचिंग के आप नोट्स उठा लें, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। बाकी जो भी रेफरेंस बुक है उन्हें पढ़ते रहिए। सिलेबस किस तरह से तैयार करें, तो सिलेबस को आप पहले सिलेबस को डाउनलोड करिए, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक उठाइए। मैंने बताया जैसे पॉलिटी के टॉपिक हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स उसमें दे रखा है सिलेबस में फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स आप लक्ष्मीकांत बुक से उठाइए, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर दे रखा है, उस चैप्टर को पढ़िए और फिर उसी चैप्टर के PYQ लगाइए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हें लगाइए, देखिए आप कितने सही कर पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप पेपर सेकंड की लगा सकते हैं, और इन केस ऑफ पेपर फर्स्ट में आप इसलिए लगा लो कि आपकी टाइमिंग, आप कितने टाइम में 2 घंटे के टाइम लिमिट में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। मेरे साथ ये दिक्कत नहीं थी टाइम लिमिट वाली, तो
मैं टेस्ट सीरीज नहीं लगाता था, पेपर सेकंड की टेस्ट सीरीज 1 या 2 लगाई थी, बाकी पेपर 1 की नहीं लगाई थी। यूपीएससी की तैयारी की मोटिवेशन कहीं से नहीं आती, ये मोटिवेशन अंदर से आती है। जब आपको लगे कि नहीं आपको करना है, आपको किसी और के लिए नहीं करना है, आपको खुद करना है, और जब आप डिमोटिवेट फील करें तो आप उस दिन को याद करें जब आपने पहली बार किताब उठाई थी यूपीएससी के लिए और सोचा था, क्या सोच समझ के आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी थी, वो सोच दोबारा से अपने माइंड में लेके आइए कि मैंने वो सोचा था, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। और डिस्ट्रैक्शन आते हैं बीच टाइम में, आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो जब सोते वक्त अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आज आपने पूरा दिन किस तरीके से बिताया, आपके अंदर क्या सेटिस्फेक्शन है। जब आप शाम को सोने जा रहे हैं तो आप अपने पूरे दिन को एनालाइज करें, आपने पूरे दिन क्या किया, कितनी पढ़ाई करी। जब आपके अंदर से आवाज़ आ जाए दैट यू हैव डन समथिंग सेटिस्फैक्टरी, तो बिलीव मी यू आर ऑन द राइट पाथ। इफ दैट सेटिस्फैक्शन इज नॉट देयर इन योर माइंड, तो यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। तो इंश्योर करें कि आप शाम को जब सोएं और इंट्रोस्पेक्ट करें, इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है, और उसमें ये देखें कि आपने पूरा दिन सही से बिताया है, तो आप सही जाने। टाइम टेबल कैसे बनाएं? देखिए, टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस पढ़ाई के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप टाइम टेबल इस तरीके से बनाएं कि किसी का भी टाइम टेबल आप अपने ऊपर इम्पोज ना करें। किसी की आदत होती है रात में पढ़ने की, किसी की आदत होती है दिन में पढ़ने की। मेरी हैबिट है मैं दिन में पढ़ता हूँ, रात में कभी नहीं पढ़ता। तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो रात में पढ़ते हैं तो हम भी रात में पढ़ें और वहाँ सफलता मिलती है। सफलता यकीन मानो कहीं से ही मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है रात में पढ़ा जाए या दिन में पढ़ा जाए। तो अपना कन्वीनियंस आपको जैसे हो उस तरीके से पढ़ाई करें, और घंटे ना गिनें कि 8 घंटे पढ़ें या 10 घंटे पढ़ें। हाँ, गिनने के लिए अच्छे लगते हैं, और जब आप मन से पढ़ेंगे और 8 घंटे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इट विल यील्ड गुड रिजल्ट्स। बट आई थिंक काउंटिंग आवर्स इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बट आप अगर जितना भी पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ रहे हैं, दिमाग से पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी गुड। मेरे केस में मैं ज़रूरी नहीं था मैं कि डेली 8 घंटे पढूं, बट मैं कोशिश करता था कि 8 से 9 घंटे में डेली निकालूं, और इससे ज़्यादा मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। आप अपने अकॉर्डिंग देखें, आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं 10 घंटे पढ़ें, 6 घंटे पढ़ सकते हैं 6 घंटे पढ़ें, बट उन 6 घंटों में आप केवल पढ़ाई करें, बाकी कुछ नहीं। देखिए, सोशल मीडिया आजकल वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी एंड सोशल मीडिया इज़ ऑल अराउंड अस। तो सोशल मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेन द नॉलेज। और तो इसके खुद के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं, तो यू हैव टू यूज इट वेरी वाइजली कि ये आपके फ़ायदे के लिए आप यूज़ कर रहे हैं या आपको ये घाटा कर रहा है, नुकसान कर रहा है, तो यू हैव टू चूज इट वेरी वाइजली। सोशल मीडिया चलाएं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया। बीइंग अवेयर, बीइंग सोशल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव द नॉलेज ऑफ योर सराउंडिंग। सोशल मीडिया चलाएं, बट इतना ही चलाएं जितना कि आपको इम्पोर्टेंट आपके एंटरटेनमेंट के लिए ज़रूरी है। मेरे केस में मैं रात को सोने से पहले आधा 1 घंटे सोशल मीडिया चला लेता था, बाकी इतना दिन में कभी को 5-10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आई थिंक दिल्ली जाना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, क्योंकि आफ्टर द डिजिटल रिवॉल्यूशन 2015-16 के बाद से, जब से यूट्यूब या फिर इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया है, तो दिल्ली इज़ नॉट अ वेरी लाइक important place to prepare for the exam, because now all the material is available on your phone, on the internet, on YouTube. तो प्रिपेयर आप यहीं से करें। दिल्ली जा सकते हैं तो जाएं, बट इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगा दिल्ली जाना इम्पोर्टेंट। मैप्स के लिए मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैप्स में तो मुझे काफ़ी पहले से इंटरेस्ट रहा है। तो मैप्स को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आपको एक जब आप मैप देख रहे हैं ना, तो मैप आप उस लोकेशन को अपने माइंड में फीड कर लें। जैसे लेसेटो है,
लेसोटो इज एन अफ्रीकन कंट्री। तो आप उस कंट्री को अपने माइंड में मैप कर लें कि ये कंट्री में घूम रहा हूँ, तो आपको उसे समझने में और लंबे समय तक याद करने में आसानी होगी। जैसे कि अरेबियन सी हो गया या फिर रेड सी हो गया, तो रेड सी को आप अपने दिमाग में मैप बनाएं कि वेयर इज़ द रेड सी एंड हु ऑल आर द कंट्री विच आर सराउंडिंग द रेड सी। चाहे इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जो भी कंट्रीज़ हैं दैट, तो उन कंट्रीज़ का अपने दिमाग में मैप बनाइए, तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू और आपका इंटरेस्ट भी जगेगा। प्लान बी, देखिए प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट इन द केस ऑफ एग्जाम बट इन एवरी मीन्स हर एक स्टेज पर प्लान भी ज़रूरी है, क्योंकि प्लान ए अगर फेल हो जाए तो ऐसा ना हो कि आप अर्श से सीधे फर्श पर आ जाए। तो प्लान भी तैयार रखिए, मैंने भी रखा था। जैसे कि आई क्रैक्ड JRF इन दिसंबर 2022 साइकिल, तो मेरा JRF क्लियर था, तो मेरे दिमाग में इतनी टेंशन थी नहीं JRF होने के बाद। एंड नाउ इट इज़ आई एम परस्यूइंग माई PhD फ्रॉम DBRAU, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, बाई हैविंग स्कॉलरशिप जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आप उस तरीके से अपना प्लान भी तैयार रखिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और मैं ये कहूँ कि मेरा CAPF प्लान भी था, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC। अभी मेरा एक ही अटैम्प्ट हुआ है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो इस तरीके से आप प्लान भी तैयार रखिए, जो आप करना चाहते हैं उसके अलावा एक चीज़ आप और तैयार रखिए, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। रिवीजन, देखिए रिवीजन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं, तो मैं तो ऐसे करता था कि जैसे कि एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मैंने मॉडर्न इंडिया तैयार की, 10 चैप्टर तैयार किए, तो मेरे अगले दिन मैं 10 चैप्टर उन्हें आगे तैयार करूँगा और 10 चैप्टर पीछे वाले रिवाइज करूँगा। 10 चैप्टर तैयार किए आज, 10 चैप्टर नए तैयार किए कल, और कल में 1 या 2 घंटे में, 3 घंटे में जो पुराने 10 चैप्टर मैंने तैयार किए थे उन्हें भी रिवाइज करूँगा। मेरे एक साथ डबल रिवीजन होते थे, डबल रीडिंग होती थी, जिससे मुझे मॉडर्न इंडिया को याद करने में काफ़ी आसानी होती है, या कोई भी टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी होती है। बाकी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि UPSC एग्ज़ाम है और आप इसको UPSC एग्ज़ाम की तरह ही समझें। इट इज़ नॉट अ लाइक वन डे एग्ज़ाम, तो यू डू नॉट हैव टू वेरी लीनियंट in order to secure good rank or secure your seat in this exam। तो तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें। और मेरा इंस्टाग्राम ID है DSP AC अभिषेक बघेल। और जब भी आपको कोई डाउट हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट a platform on my Instagram, so everyone can access on that platform and can message me anytime, direct message me। तो मैं कभी भी, जिससे कि मैं आपको कभी भी आपके डाउट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकूं और आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्प कर सकूं। तो मेरी इंस्टाग्राम ID पर आप मुझे फॉलो करें, या फिर कोई अगर आपको कोई डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं। और अदरवाइज़ UPSC टाइम ये मंच है, ये चैनल है, आप इनको मैसेज करें, जो भी इनको फॉलो करें। और आई वुड लाइक टू थैंक दिस चैनल एंड ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग मी करेंटली लाइव और इन द फ्यूचर। और विशिंग यू वेरी हैप्पी जर्नी अहेड। आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और 2024 के जो भी एस्पिरेंट हैं वो ध्यान रखें कि आपके शायद नवंबर या दिसंबर में फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिजिकल की तैयारी आप अपने ज़ोरों शोरों से करिए। और जिसको फिजिकल जिसका अच्छा है, जिसको उम्मीद है कि मैं फिजिकल आराम से पास कर जाऊंगा, वो अभी से इंटरव्यू की तैयारी भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि इंटरव्यू इज़ नॉट वेरी ईजी फॉर दोज हु आर फेसिंग द इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। जिसने फेस कर रखा है उनके लिए ईजी है,
जिसका पहली बार है उसके लिए काफ़ी कठिन है. सो थैंक यू फॉर द लाइफ ज्वाइनिंग मी. थैंक यू. गुड बाय.